गांव में कहावत होती है, जिस खेत में कद्दू रात को चमके वहां सुबह इंसान कम पड़ते हैं। ये कहानी है भैरवपुर गांव की, जहां हर साल फसल अच्छी होती थी, लेकिन हर साल एक इंसान कम हो जाता था और बीच खेत में खड़ा रहता था एक कद्दू का पुतला। भैरवपुर कोई नक्शे में ढूंढने लायक गांव नहीं था। चारों तरफ सरसों के खेत, गन्ने की लंबी कतारें और बीच में एक पुराना खेत जिसे लोग रात में पार नहीं करते थे। उस खेत के बीचों बीच खड़ा था भूसे से भरा एक पुतला, जिसका सिर था सूखा सड़ा हुआ कद्दू। रघु यादव शहर से लौटा था। उसने खेती को मॉडर्न बनाने का सोचा। गांव वाले आज भी डरते थे, लेकिन रघु हंसता था। डर-वर कुछ नहीं होता दादी, ये सब पुरानी बातें हैं। बेटा, कद्दू की हंसी मत उड़ाना। रघु ने खेत में नया पुतला लगाया, कौवे भगाने के लिए। लेकिन रात को गांव वालों ने देखा, उस पुतले का कद्दू हल्का हल्का चमक रहा था। काका, कल रात पुतला मेरी तरफ देख रहा था। अरे मूर्ख, कद्दू है वो, आंख नहीं। पहली रात रघु खेत में सोया। रात के 12:12 पर हवा रुक गई। ना पत्ते हिले, ना जानवर बोले। रघु आवाज लगाते हुए बोला, कौन है? कोई जवाब नहीं। पुतला वहीं खड़ा था, लेकिन कद्दू के मुंह की कटाई अब मुस्कान जैसी लग रही थी। रघु घबरा कर बोला, ये पहले ऐसा नहीं था। सुबह होते ही गांव में शोर मच गया। छोटू गायब था। आखिरी बार उसे रघु के खेत के पास देखा गया था, सीता रोते हुए। रघु, तुमने उसे रात में देखा था ना? हाँ। दादी मंगला ने पहली बार पूरी कहानी बताई। सालों पहले एक किसान ने भूख से अपने ही बच्चे को खेत में मार दिया था। उसकी लाश पर कद्दू उगा था और तभी से कद्दू खेत मांगता है हर साल। रघु खेत पहुंचा। पुतला वहीं था, लेकिन अब उसके भूसे में लाल लाल धब्बे थे और कद्दू अब सीधा रघु को देख रहा था। राहु को सुनाई दिया, खेत अच्छी हैं राहु। उस दिन के बाद गांव में कोई बच्चा खेत की तरफ नहीं गया और रघु के खेत में कद्दू अपने आप उगने लगे, बिना बीज के। जिस खेत में कद्दू अपने आप उगने लगे, समझ लो जमीन ने कुछ लौटाना शुरू कर दिया है। भैरवपुर में अब रात को कोई सीटी नहीं बजाता था। कुत्ते भी खेत की तरफ मुंह नहीं करते थे और रघु अब हंसता नहीं था। रघु सुबह खेत पहुंचा। कल तक जहां गन्ने की कतारें सीधी थीं, आज वो टेढ़ी मीढ़ी थीं, जैसे कोई रात में उनके बीच चला हो। रघु खुद से, मैंने तो यहां पैर नहीं रखा था। उसने मिट्टी देखी, नंगे पैरों के निशान, लेकिन किसी इंसान के नहीं। उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी थीं। रघु की सांस रुक गई। पुतला अपनी जगह पर नहीं था। वो 3 कदम आगे खड़ा था। ये कल यहां नहीं था। उसने पीछे देखा। जहां पुतला पहले खड़ा था, वहां मिट्टी धसी हुई थी, जैसे कुछ उसे उखाड़कर आगे लाया गया हो। उसी रात सीता अकेली थी। रघु खेत में था। घर में दिया जल रहा था। तभी आंगन से सूखे पत्तों की चरमराहट आई। कौन है? कोई जवाब नहीं, लेकिन दरवाजे के नीचे से कीचड़ टपक रहा था। सीता ने दरवाजा खोला। आंगन खाली था, लेकिन दीवार के पास एक छोटा कद्दू रखा था। उस पर 2 गहरे गड्ढे जैसे आंखें। सीता? कद्दू धीरे धीरे घूमने लगा और उसकी आंखों से कीचड़ बहने लगा। उसी समय रघु खेत में था।
रात के 1:11 पुतला फिर हिल चुका था। मैं देख रहा हूं तुझे। हवा चलनी बंद हो गई और पीछे से एक भारी आवाज आई, कद्दू पुतला, खेत मेरा है। रघु घर लौटा। दरवाजा खुला था। आंगन में कीचड़ के निशान घर के अंदर जा रहे थे, लेकिन बाहर नहीं। रघु कांपते हुए, सीता, चूल्हे के पास एक कद्दू रखा था। उस पर खून से लिखा था, अगली फसल। दादी मंगला को सब समझ आ गया। उसने रघु का हाथ पकड़ा। दादी मंगला, अब वो चल पड़ा है बेटा। जब पुतला जगह बदलने लगे तो समझ लो गांव की बारी है। रघु, सीता कहाँ है दादी? दादी की आंखें भर आईं। दादी मंगला, कद्दू पहले घर लेता है, फिर खेत। उस रात रघु ने उसे चलते हुए देखा। पुतला धीरे धीरे खेत से बाहर आया। उसके पैर नहीं थे, फिर भी वो जमीन को घसीटता हुआ बढ़ रहा था। कद्दू पुतला, जो मेरा था वो वापस दो। उस रात भैरवपुर में किसी ने दिया नहीं बुझाया और सुबह रघु के खेत में एक नई क्यारी बनी हुई थी, घर के आंगन के बीच। कुछ कहानियां भूत से नहीं डराती, वो डराती हैं इसलिए क्योंकि उनमें इंसान शामिल होता है। भैरवपुर का डर भी ऐसा ही था, क्योंकि कद्दू का पुतला किसी आत्मा ने नहीं बनाया था, उसे गांव ने बनाया था। सुबह जब सूरज निकला तो भैरवपुर का खेत पहचान में नहीं आ रहा था। जहां कल तक रघु का आंगन था, आज वहां हल चली हुई जमीन थी। जैसे रात में किसी ने घर को उखाड़कर खेत में मिला दिया हो। रघु पागलपन की हद में, ये मेरा घर था, यहीं सीता खड़ी रहती थी। मिट्टी को खोदते ही उसके हाथ में कुछ फंसा, एक चूड़ी, सीता की। अब दादी मंगला और नहीं छुपा सकती थी। उन्होंने पूरे गांव को पीपल के नीचे बुलाया। दादी मंगला, आज से 50 साल पहले भैरवपुर में अकाल पड़ा था। फसल सूख गई थी, बच्चे भूख से मर रहे थे। तभी गांव के एक आदमी ने कहा, अगर जमीन को खून दिया जाए तो वो अन्न लौटाती है। गांव में सन्नाटा। पहली बली एक किसान का बेटा था, उसी खेत में जहां आज पुतला खड़ा है। दादी की आवाज कांपने लगी। लाश को दबाया गया, लेकिन वहां कुछ और उगाया, एक कद्दू, जिस पर अपने आप मुंह की शक्ल बन गई थी। उस दिन के बाद फसल उगने लगी। गांव वालों ने कद्दू को काटा नहीं, उसे पुतले के सिर पर चढ़ा दिया। पुतला इसलिए ताकि वो खड़ा रहे और याद दिलाता रहे कि खेत को हर साल कुछ चाहिए। दादी ने जमीन पर एक लकीर खींची। हर साल या तो कोई बच्चा या फिर घर की बहू। रघु का सिर घूम गया। रघु चिल्लाकर, तो सीता। दादी ने आंखें बंद कर लीं। उसी समय खेत से आवाज आई। कद्दू पुतला अब पास था। उसका शरीर भूसे का नहीं रहा, उसमें मिट्टी और हड्डियां दिख रही थीं। कद्दू पुतला, तुमने बोया था, अब काट रहे हो। छोटू पहला नहीं था, उससे पहले भी कभी चरवाहा, कभी अनाथ, कभी किसी की बहू। गांव ने हमेशा चुप्पी चुनी। अगर वो एक लेता है तो 100 पेट भरता है। रघु की आंखों में नफरत उतर आई। रघु अकेला खड़ा हुआ पुतले के सामने। अब नहीं, इस बार कोई बलि नहीं होगी। कद्दू की आंखें और गहरी हो गईं। कद्दू पुतला, तो फिर पूरा गांव। जमीन हिलने लगी। खेत की मेड़ अपने आप सरकने लगी, जैसे पूरा गांव खेत में बदल रहा हो। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की चीखें। अब
सवाल ये नहीं था कि कद्दू क्या है, सवाल ये था क्या गांव अपनी गलती सुधार पाएगा या फिर अगली फसल पूरा भैरवपुर होगा। हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ कहानियों का अंजाम होता है। भैरवपुर की कहानी भी आज उसी मोड़ पर थी। या तो गांव बदलेगा या फिर जमीन सब कुछ ले लेगी। दादी मंगला ने गांव के बीच एक दिया रखा। तेल खत्म होने को था। दादी मंगला, आज रात कद्दू अपना हिस्सा लेने आएगा। अगर उसे दिया गया तो खेत रुक जाएगा, अगर नहीं दिया गया तो सुबह गांव नहीं बचेगा। सन्नाटा, कोई आगे नहीं बढ़ा। रघु ने चारों तरफ देखा। वही लोग जो हर साल चुप रहे थे। इतने साल तुम सब खाते रहे और बलि हमेशा किसी और की रही। एक आदमी आगे आया, गांव वाला। हमने डर चुना रघु, भूख से डर बड़ा होता है। रात के ठीक 12:12 खेत से जोर की आवाज आई। पुतला अब पुतला नहीं रहा। उसका शरीर मिट्टी, हड्डी और सूखे खून से बना था। कद्दू का मुंह अब खुल रहा था। कद्दू पुतला, समय पूरा, फसल तैयार। पुतले ने अपना हाथ उठाया। जिस दिशा में उंगली गई वहां गांव के बच्चे खड़े थे। औरतों की चीख, मां, मेरे बच्चे को नहीं। कद्दू हंसा। कद्दू पुतला, पहले भी यही कहा था। रघु आगे बढ़ा। खेत की मिट्टी उसके पैरों से चिपकने लगी। अगर हर फसल एक जान मांगती है तो इस बार मेरी ले ले। गांव सन्न। दादी मंगला रोते हुए, नहीं बेटा, तू आखिरी उम्मीद है। कद्दू झुका। पहली बार। कद्दू पुतला, खेत मालिक का होता है, जो बोता है वही काटता है। रघु समझ गया। रघु ने अपने हाथ से कद्दू का पुतला उठाया। वो गर्म था, जैसे सांस ले रहा हो। रघु ने बोला, आज से कोई कद्दू नहीं उगेगा। उसने कद्दू को जमीन पर रख दिया और अपने खून से उस पर एक लकीर खींची। जमीन कांपने लगी। पुतला धीरे धीरे ढहने लगा। कद्दू सड़ने लगा। उसकी आंखों से मिट्टी बह निकली। कद्दू पुतला, जब भूख लौटेगी तो याद करना। और फिर सन्नाटा। सुबह। खेत था, गांव था, लेकिन पुतला नहीं था। रघु भी नहीं था। उसकी जगह खेत के बीच एक छोटा पौधा उगा था। साल बीते, भैरवपुर बदला, लेकिन हर साल बरसात के बाद खेत के बीच एक कद्दू उगाता है। गांव वाले उसे नहीं काटते, क्योंकि रात में उस पर एक हल्की सी मुस्कान दिखती है। अगर कभी रात में खेत के बीच कद्दू चमकता दिखे तो याद रखना, वो भूत नहीं है, वो याद है जो जमीन नहीं भूलती। भैरवपुर ने मान लिया था कि सब कुछ खत्म हो चुका है। पुतला गिर चुका था, कद्दू सड़ चुका था और खेत अब सिर्फ खेत था। लोगों ने फिर से रात में दरवाजे खोलने शुरू कर दिए। बच्चे फिर से खेतों के पास खेलने लगे। डर को कहानी मान लिया गया। 5 साल बीते। बरसात इस बार कुछ ज्यादा हुई थी। मिट्टी भारी थी, नमी से भरी हुई और बहुत उपजाऊ। उसी बरसात के बाद खेत के बीच एक किसान ने एक अकेला कद्दू देखा। न कोई बेल, न कोई बीज, सिर्फ एक कद्दू सीधे मिट्टी से निकला हुआ। उसने उसे काट लिया। उसी रात उस घर में दिया अपने आप बुझ गया। आंगन में गीली मिट्टी के निशान थे, नंगे पैरों के। सुबह घर खाली था। चूल्हे के पास एक कद्दू रखा था। उस पर नाखूनों से एक ही शब्द लिखा था, भूख।
गांव में पुरानी यादें लौटने लगीं। दादी मंगला ने बस इतना कहा, कद्दू नहीं लौटा है, भूख लौटी है। नई पीढ़ी इन बातों को नहीं मानती थी। उनके लिए कद्दू सिर्फ सब्जी था और डर एक पुरानी कहानी। एक रात 3 लड़के खेत में गए, हंसते हुए, फोन से वीडियो बनाते हुए। सुबह सिर्फ फोन मिला। रिकॉर्डिंग चालू थी। वीडियो में खेत दिख रहा था और बीच में कुछ हिल रहा था। कद्दू। आखिरी फ्रेम में खेत के बीच एक नया पुतला खड़ा था। इस बार उसके सिर पर कद्दू नहीं था, उसका चेहरा इंसानी था। भैरवपुर आज भी मौजूद है, नक्शे पर, सड़क के पास। लेकिन रात में अगर कोई खेत के पास रुके तो मिट्टी से एक आवाज उठती है, बहुत धीमी, बहुत भूखी। क्योंकि जो भूख से पैदा हुआ हो वो कभी मरता नहीं, वो बस याद दिलाने लौटता है। कुछ डर एक जगह बंधे नहीं रहते। जब उन्हें याद किया जाता है तो वे चल पड़ते हैं। भैरवपुर की भूख भी अब खेत तक सीमित नहीं रही। भैरवपुर से बाहर नई सड़क बनी, लोग आने जाने लगे, कहानियां बाहर जाने लगीं और उन्हीं कहानियों के साथ कुछ और भी गया। पहली बार पड़ोसी गांव में एक अजीब बात देखी गई। खेत में कद्दू उगा, लेकिन वहां कभी कद्दू बोया ही नहीं गया था। लोगों ने ध्यान नहीं दिया। कद्दू काट लिया गया, सब्जी बना ली गई। उसी रात घर में कोई नहीं सो पाया। सुबह घर की जमीन गीली थी, मिट्टी से भरी हुई, जैसे कोई खेत घर तक ले आया हो। धीरे धीरे ऐसी खबरें और जगहों से आने लगीं। जहां जहां पुरानी कहानियों का मजाक उड़ाया गया, वहां वहां कद्दू उगाया। अब पुतला कहीं दिखाई नहीं देता था, लेकिन खेत दिखाई देने लगे। घर के अंदर, सड़कों पर, स्कूल के मैदान में। लोग समझ नहीं पाए कि डर क्या है। भूत नहीं, आत्मा नहीं, भूख। एक भूख जो इंसानों ने खुद पैदा की थी और फिर कहानी बनाकर छोड़ दी। जिस रात किसी शहर में एक बच्चा लापता हुआ, उसी रात पार्क के बीच एक कद्दू उगा। उस पर मुंह बना हुआ था। अब कद्दू मुस्कुराता नहीं था, वो देखता था। कुछ लोगों ने कहा यह सब संयोग है, लेकिन संयोग हर बार बरसात के बाद क्यों आता है? धीरे धीरे लोगों ने कद्दू काटना बंद कर दिया। डर लौट आया, लेकिन डर के साथ एक सवाल भी आया। अगर कद्दू हर जगह उग सकता है, तो फिर भैरवपुर खास क्यों था? जवाब मिट्टी में था। भैरवपुर पहली जगह थी जहां भूख को कानून बना दिया गया था। अब वो कानून टूट चुका था, और जब कानून टूटता है तो सजा सबको मिलती है। कहते हैं आज भी अगर कहीं अकेला कद्दू उगा दिखे तो उसके पास ज्यादा देर मत रुकना, क्योंकि वो ये नहीं देखता कि तुम कौन हो। वो बस ये देखता है कि क्या तुमने कभी भूख को नजरअंदाज किया है। और अगर आज रात कहीं दूर मिट्टी की खुशबू अचानक तेज हो जाए तो समझ लेना कद्दू अब तुम्हारे गांव की जमीन पहचान रहा है। कुछ कहानियां सुनाने के लिए नहीं होती, वे सुनने वाले को जांचने के लिए होती हैं। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो इसका मतलब है तुमने भैरवपुर को सिर्फ सुना नहीं, याद रखा है। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि कद्दू का पुतला उन्हें नहीं ढूंढता जो डरते हैं, वो उन्हें ढूंढता है जो भूल जाते हैं। हर कहानी जो भूख से जन्मी हो एक दिन सवाल बनकर लौटती है, और जब सवाल बहुत देर तक अनसुना रहे तो वो जमीन में उतर जाता है। अब कद्दू किसी एक गांव का नहीं है, वो हर उस जगह उगता है जहां इंसान भूख को आदत समझ लेता है। कभी किसी शहर में खाली पड़े प्लॉट में, कभी किसी स्कूल के मैदान में, कभी किसी घर के पीछे जहां मिट्टी कभी खोदी गई थी, और कभी कहानी सुनते समय तुम्हारे दिमाग में। अगर अभी तुम्हें मिट्टी की खुशबू महसूस हो तो हैरान मत होना। कुछ यादें आवाज से नहीं, सोच से जगती हैं। कद्दू अब दिखाई नहीं देता, वो नजर से आगे निकल चुका है। अब वो फैसला देखता है। हर बार जब कोई कहता है ये तो बस कहानी है,
कहीं न कहीं एक बीज अपने आप मिट्टी में चला जाता है, और बीज को याद दिलाने के लिए किसी पुतले की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक बरसात काफी है। आज रात अगर तुम्हें अजीब सी बेचैनी हो तो इसका मतलब डर नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारी जमीन कुछ याद कर रही है। कद्दू कभी जल्दी नहीं करता, वो इंतजार करता है, सालों तक, पीढ़ियों तक। और जब वो उगता है तो वो ये नहीं पूछता कि तुमने कहानी सुनी थी या नहीं, वो बस ये देखता है क्या तुमने कभी भूख को नजरअंदाज किया है। अगर जवाब हां है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब पुतला खेत में नहीं है, अब वो कहानी में है। और तुम। हर कहानी एक दिन खुद को रोक लेती है, इसलिए नहीं कि वो पूरी हो गई, बल्कि इसलिए क्योंकि आगे बढ़ने पर वो नुकसान पहुंचा सकती है। कद्दू की कहानी भी अब यहीं रुकती है, क्योंकि जो कुछ भी कहना था वो कह दिया गया है। भैरवपुर अब सिर्फ एक नाम है, कागजों में, नक्शों में, पुरानी रिपोर्ट्स में। वहां अब कोई पुतला नहीं, कोई चमकता कद्दू नहीं, कोई कहानी नहीं। लेकिन कहानी का काम जगह पर रुकना नहीं होता, उसका काम होता है बीज बन जाना। कद्दू अब खेत में नहीं उगता, वो सोच में उगता है। हर बार जब किसी भूखे को नजरअंदाज किया जाता है, हर बार जब किसी की कमी को उसकी किस्मत कहकर आगे बढ़ जाया जाता है, वो कहानी उसी पल खुद को बो देती है। अब कोई मुस्कुराता कद्दू नहीं है, अब कोई चलता हुआ पुतला नहीं है, अब कोई बलि नहीं मांगी जाती, क्योंकि भूख ने अपना तरीका बदल लिया है। अब वो डर के बनकर नहीं आती, वो खामोशी बनकर आती है। अगर इस कहानी को सुनने के बाद तुम्हें डर नहीं लगा, तो यही इसका सबूत है कि ये कहानी डर के लिए नहीं थी, ये कहानी याद के लिए थी। कद्दू का पुतला कोई राक्षस नहीं था, वो एक निशान था उस जगह का जहां इंसान ने भूख से समझौता किया। और निशान मिटाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी वजह नहीं। अब कहानी तुमसे कुछ नहीं मांगती, न ध्यान, न डर, न यकीन। वो बस इतना चाहती है कि अगली बार जब कहीं अकेला कद्दू दिखे तो तुम थोड़ी देर रुक जाओ, डर के लिए नहीं, याद रखने के लिए। क्योंकि जिस दिन कहानियां याद रहना बंद हो जाती हैं, उस दिन उन्हें लौटने की जरूरत पड़ती है, और तब वे कहानी नहीं रहती,